तो देखो बच्चों, लास्ट तक हम लोगों ने रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट कर लिया था। अब परमानेंट इफेक्ट में हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज हाइपर कंजुगेशन। तो ये एक छोटा सा टॉपिक, इसको कर लेते फिर हम लोगों का परमानेंट इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं, मतलब पहले समझ लेते हैं ये है क्या एक्चुअल में, कुछ करने के पहले। थोड़ा सा अलग है ये, मतलब कि थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना, और अलग है, मजा आएगा देख के। तो मैं कुछ समझाने के पहले एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ये दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो देखो ऐसा है कि जैसे हम लोग, भाई देखो पता है कि क्या होता है, मतलब पहले समझ लो क्या होता है कि केमिस्ट्री में पहले रिजल्ट आता है, फिर लॉ उसके बाद बनते हैं। पहले हम लोग काफ़ी मतलब कम डेवलप थे, धीरे धीरे हम लोग का डेवलपमेंट होने लग गया और नए नए मॉलिक्यूल, नए नई चीज़ें हमें पता चलने लग गए। तो जब हम लोगों का मतलब डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया, जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए, तो हम लोगों ने मतलब भाई इसका जो साइज होता है वो एग्जैक्ट निकालने लग गए। मतलब कि पहले क्या होता था कि जैसे डबल बॉन्ड का साइज है, साइज मतलब कि लेंथ निकालना है, बॉन्ड लेंथ निकालना है, तो हम लोगों को लगता था कि दोनों का लेंथ सेम आएगा और दोनों का लेंथ एक्चुअल में नियरली सेम आता है। पर वही मतलब जब धीरे धीरे हम लोग डेवलप होने लगे, साइंस काफ़ी प्रोग्रेस कर गया, तो हम लोगों को एग्जैक्ट लेंथ हम लोग निकालने लग गए। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि ये जो है आपका डबल बॉन्ड, अगर हम लोग इसका जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब लेंथ, अगर इसको ए मानते हैं, सपोज सिर्फ डबल बॉन्ड ऑर्डर, देखो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, देखो सबसे पहली बात इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, ठीक है। हमने इसका बॉन्ड लेंथ ए निकाला, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता, और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये भी क्या है 2, तो हमने भी इसका मान लेते बॉन्ड लेंथ निकाला, ये मान लेते बी। तो नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से तो ए और बी की वैल्यू सेम होने चाहिए, मतलब दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। हम लोगों को क्या मिला कि ए और बी का जो लेंथ है वो अलग अलग है। हम लोगों को क्या मिला कि ए एंड बी का लेंथ अलग अलग है। अब इसका मतलब ये कि हम लोगों ने अभी तक जो भी मतलब इफेक्ट पढ़े, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट या फिर रेजोनेंस, वो इन बातों को नहीं समझा सकता। देखो इंडक्टिव इफेक्ट का बॉन्ड लेंथ से कोई लेना देना नहीं होता, इंडक्टिव इफेक्ट कुछ नहीं करता। रेजोनेंस करता है बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता है, पर रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि रेजोनेंस नहीं हो रहा, हमारे हिसाब से दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए, दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम आना चाहिए, पर एक्चुअल में ये है नहीं। अब होता क्या, देखो केमिस्ट्री में समझो, केमिस्ट्री में होता क्या, पहले रिजल्ट फिर लॉ। समझ में आ रहा है? आप एक बात को हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री नहीं, ये पूरे साइंस की बात है, मतलब पूरे साइंस की बात है। जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल कि आइजैक न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर एप्पल गिरा और उसके बाद उन्होंने एक लॉ बनाया। तो चीज़ों को हम जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उससे लॉ बनाते हैं। ये नहीं होता कि लॉ बना दिया फिर उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। साइंस में पहले ऑब्जर्व, मतलब हम लोग जो कुछ नेचर में देखते हैं, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसी पे लॉ बनता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग, मतलब इनका लेंथ अलग अलग है, इसका मतलब किसमें कुछ और भी हो रहा है जो हम लोगों को पता नहीं था। तो उससे कुछ लोग समझते हैं कि क्या होता है इसमें। तो चलो कुछ अलग किया जाए। ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। हमने एक कटायन लिया जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन। तो हम लोगों ने एक कटायन लिया, या बेटर है कार्बन का है तो कार्बोकटायन, इसको कार्बोकटायन बोला जाता है। इस कार्बोकटायन में मतलब कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कार्बन बहुत बेचैन है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो क्या करे क्या करे क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। तो वही आज कुछ ना कुछ अलग करना है। तो इस कार्बन ने इस कार्बन से कुछ बातचीत की
उसने बोला, मतलब इस कार्बन ने इस कार्बन को बोला कि भाई तुम अपने एक हाइड्रोजन को निकाल दो बाहर और उसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लो। ऐसा क्यों? देखो, जब भी बॉन्ड तोड़ोगे तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। कार्बन और हाइड्रोजन में अगर आप देखोगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे नियरली सेम है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, पर फिर भी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? भाई कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन नियरली 2.5 होता है और हाइड्रोजन 2.1, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अगर आप तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन लेगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे तो बॉन्ड तोड़ दिया तो इस पे आ गया माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज और CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ पे ट्रांसफर करो तो फिर ऐसा करने से क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये जो पूरा किया, आप लोग सोच रहे हो कि सर ये क्या अजीब कर रहे हैं। हाँ, ये जो भी हम लोग अजीबोगरीब ये जो भी कर रहे हैं, यही हाइपर कंजुगेशन है। क्या है ये समझते हैं। देखो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है इसको मैंने तोड़ दिया और क्या बनाया, पाई बॉन्ड। याद करो जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था 3 चीज़ों को आप ध्यान देना, तो आपको इस टॉपिक में काफ़ी मतलब ये आपका जो सेक्शन चल रहा काफ़ी ईजी रहेगा। पहला, इंडक्टिव इफेक्ट बोला तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, रेजोनेंस बोला या मेसोमेरिक इफेक्ट बोला तो सिर्फ पाई बॉन्ड, और हाइपर कंजुगेशन बोला तो सिग्मा पाई। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है और पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि हमें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ा तो इसलिए इसको हम लोग कई बार बोलते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, या इसको कई बार बोलते हैं, ये थोड़ा अलग चल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा पाई रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं और इस तरीके से करते हैं। अब क्वेश्चन ये कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है, क्या करना है, हर चीज को समझते हैं। तो पहले इसको सब लोग लिख लो। अब इसमें देखो आगे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, तो लिखो इन केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन सिग्मा बॉन्ड इज कन्वर्टेड into pi bond as sigma bond is not as sigma bond is very strong bond, so this conversion of sigma bond into pi bond is not very effective as compared to resonance। देखो सिग्मा बॉन्ड है, तोड़ना इतना आसान होगा नहीं, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में अगर आप कंपेयर करोगे तो रेजोनेंस बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है, बहुत डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। हाइपर कंजुगेशन मतलब उसकी कंपेरिजन में काफ़ी वीक इफेक्ट होता है। तो लिखना चाहो नीचे लिख लो कि देखो हाइपर कंजुगेशन इज नॉट वेरी इफेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इफेक्टिव लिख लो, बल्कि इफेक्टिव इज नॉट वेरी इफेक्टिव इफेक्ट, so hyperconjugation is very weaker effect as compared to resonance। तो रेजोनेंस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीकर होता है, ठीक है। ये कहाँ पे करवाना है, किस में करवाना है, हर चीज को समझते हैं। तो देखो हाइपर कंजुगेशन कहाँ हो सकता है, पहले ये लिख लेते हैं। देखो हाइपर कंजुगेशन डबल बॉन्ड में हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में हो सकता है, कार्बोकैटायन में हो सकता है और फ्री रेडिकल में हो सकता है। फ्री रेडिकल मतलब वो जहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। हाइपर कंजुगेशन आपका कार्बोनाइन में नहीं होता, मतलब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो पहले लिखो इसमें, फिर मैं सारी चीज एक्सप्लेन करता हूँ। तो नीचे लिखो हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल इन कार्बोकैटायन कॉमा फ्री रेडिकल कॉमा डबल बॉन्ड एंड इन ट्रिपल बॉन्ड। हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल इन कार्ब अनायन पे नहीं होता, ठीक है। कैसे करते इसको समझते हैं। तो मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं कॉमन नेमिंग के लिए।
बस एक नंबरिंग का सिस्टम मैं बता रहा हूं जो कई बार लिखा रहता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो सपोज करो एक ये कार्बन चेन है, ठीक है, ये एक कार्बन चेन लेते हैं। कार्बन चेन में देखो ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप मेल अल्कोहल है, तो नंबरिंग होता है ना 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो अल्कोहल जिस कार्बन में जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। आगे जाओगे तो ईटा होता है पर उसका यूज नहीं पड़ेगा। नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्फा बीटा वर्ड बहुत यूज होता है कि अल्फा मतलब ऐसा आएगा अल्फा कार्बन पर अटैक हुआ, अल्फा कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, ऐसे वर्ड लिखे रहते हैं। तो अल्फा का मतलब क्या होता है, जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है उससे पहला वाला, दैट इज अल्फा। कुछ मैं चेन को बदल देता हूं, सपोज कर दीजिए एक चेन हो गया, तो देखो जहां पे ये अल्कोहल जुड़ा है तो ये पहला वाला अल्फा, ठीक है, राइट में भी जा सकते हैं, लेफ्ट में जा सकते हैं, तो दोनों साइड जो भी है बीटा एंड बीटा, बीटा कहलाएगा, दोनों बीटा कहलाएगा। पहला वाला अल्फा, इधर उधर बीटा, इधर आगे है नहीं पर इधर आगे फिर गामा और फिर डेल्टा, ठीक, इस तरीके से हो सकता है। और दूसरा और ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो CH जोड़ देते ऐसे, ठीक है। देखो जो एल्डिहाइड होता है वो पूरा इसको मिला के, देखो एल्डिहाइड तो पूरा मिला के होता है CHO, तो ये पूरा एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड जो होता है पूरा CHO होता है, कार्बन उसमें इंक्लूडेड है, तो ये ध्यान रखना, फिर अल्फा यहां से होगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये तो ये नंबरिंग याद रखना कि जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है पहला वाला अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। इवन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड के लिए भी हो सकता है, डबल बॉन्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज करते ही ये, ठीक है, तो अगर आप डबल बॉन्ड को पकड़ो, मतलब मान लो डबल बॉन्ड को हमने पकड़ा, ठीक है, तो पहला वाला अल्फा बीटा, अरे डबल बॉन्ड तो ये पूरा होगा ना, ये डबल बॉन्ड, तो उसके बाद अल्फा बीटा, उधर भी करना चाहे तो वही पहला वाला अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, इवन कटायन भी हो सकता है। मान लो ऐसा होता है जैसे CH3 CH2 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 पॉजिटिव, कटायन, ठीक है। तो आप यहाँ पे कटायन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कटायन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो ये क्या होगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये तो इस तरीके से मतलब अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा है, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे कटायन हो, चाहे अनायन हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम लोग कॉमन नेमिंग में इसको अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड एक्चुअल में अब आपको पता होना जरूरी है और इसका आगे बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। अब देखो होता क्या है, ये जो हाइपर कंजुगेशन होता है इसमें मतलब हाइपर कंजुगेशन करवाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही आपको तोड़ के रेजोनेंस करवाते हैं। तो इसमें नीचे लिखो फॉर हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो इफ अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन दैट केस हाइपर कंजुगेशन विल नॉट टेक प्लेस। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो हाइपर कंजुगेशन नहीं, सिंपल सी बात, ठीक है। अब एक बात समझो कि जो साइज होता है ऑर्बिटल्स के sp sp2 एंड sp3, sp3 का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। अगर ये लार्ज ऑर्बिटल है तो इसका जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, तो वीक बॉन्ड होगा तो टूट जाता है ये। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए जो अल्फा जो कार्बन है वो sp3 होना चाहिए। अगर sp या sp2 हो गया तो उस केस में भी हाइपर कंजुगेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो फॉर हाइपर कंजुगेशन अल्फा कार्बन must be sp3 hybridized. If alpha carbon is sp or sp2 hybridized, in that case hyperconjugation will not take place. तो
तो फिर हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे चलो डबल बॉन्ड में हाइपर कंजुगेशन पहले करके देखते हैं कैसे होता है। तो कोई ये डबल बॉन्ड है ये, तो इसका पहला वाला क्या होगा, आपका पहला वाला होगा sp3। ठीक है, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, ये आपका डबल एरो चल रहा है, तो इससे ही दोबारा वापस चला जाता है। ठीक है, ये भाई ऐसा हो सकता है डबल बॉन्ड में भी। ठीक है, फ्री रेडिकल में करते हैं। ठीक है, ये आपके पास फ्री रेडिकल है। आप देखो फ्री रेडिकल में ऑलरेडी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप जब इसको तोड़ो तो इसको एक ही चाहिए। अगर आप इसको दो दे दोगे तो उसके बाद फिर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। आप करके देख लो, उसके बाद इसमें 8 हो जाएगा, फिर बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी एक ही चाहिए तभी बॉन्डिंग हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा। तो इस तरीके से हाइपर कंजुगेशन होता है। ठीक है, अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने लायक है। हम लोगों ने पहले कार्बोकैटायन किया था, अब फ्री रेडिकल किया है। ठीक है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ज़्यादा है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, तो अगर आप जब बॉन्ड को तोड़ते हो, जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप जब बॉन्ड को तोड़ते हो तो नॉर्मल टाइम पे इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। एक बात समझो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इधर प्लस आ जाए इधर माइनस हो जाए। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन को ही माइनस मिलेगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल टेंडेंसी या फिर एक नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि अगर आप बॉन्ड को तोड़ो तो इधर माइनस इधर प्लस आए। ठीक है, तो वो एक नेचुरल है वो। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, तो अब इसको एक ही चाहिए था, तभी देखो बॉन्डिंग हो पाएगा। तो वैसे केस में अगर हम इस बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ते हैं तो कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो वो इतना क्या होता है, ईजिली नहीं होता। मतलब देखो नॉर्मल टेंडेंसी क्या होता है, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इधर माइनस आना चाहिए, इधर प्लस आना चाहिए, नॉर्मली होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ चले जाए ये काफ़ी मतलब डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, मतलब डिफरेंट होती है। तो नॉर्मली ये माइनस और प्लस आना प्रेफर करता है, इस तरीके से बॉन्ड टूटना ये प्रेफर नहीं करता है। ठीक है, ये तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो फ्री रेडिकल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्री रेडिकल के केस में क्या होता है कि हम लोगों को इस तरीके से बॉन्ड तोड़ना होता है, जो कि क्या होता है कि इजीली मतलब जो कि इजीली मतलब नहीं होता, मतलब बॉन्ड इस तरीके से इजीली ब्रेक नहीं होता, बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है। तो हाइपर कंजुगेशन ध्यान रखना कार्बोकैटायन में बहुत इफेक्टिव होता है, इवन डबल बॉन्ड में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, या ट्रिपल बॉन्ड में भी है। फ्री रेडिकल में होता तो है, पर उनके कंपैरिजन में और वीक होता है। ठीक है, 10 में नीचे लिखो कि हाइपर कंजुगेशन इज इफेक्टिव इन केस ऑफ कार्बोकैटायन एंड मल्टीपल बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख लो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, वेयर एज हाइपर कंजुगेशन इज नॉट वेरी इफेक्टिव इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। तो देखो मैं एक अब वही सब बातें चल रही हैं, तो कुछ एक टर्म में बताता जाता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो होता क्या है, जैसे अगर आपके पास दो एटम है, अगर आप इनका बॉन्ड तोड़ना चाहते हो, मतलब अगर दो एटम अगर आप इनका बॉन्ड तोड़ना चाहते हो, तो इसमें देखो दो चीजें होती है, वन इज हेट्रोलिटिक
बॉन्ड फिजन, फिजन का मतलब है तोड़ना, अरे वो होता है न्यूक्लियर फिजन, वही फिजन। तो इसमें क्या होगा कि एक में आएगा प्लस और एक में आएगा माइनस, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बी की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से, ये मान के चल रहे हैं कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है इसमें कि दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए, अरे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों को अपने अपने मिल जाए, तो इसको बोलते हैं आपके पास होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब ये नियरली सेम है, तब ये होगा, और अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो वो होगा। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन का केस ध्यान रखो कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, मतलब एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, जैसे एक का कार्बन का 2.5 है, हाइड्रोजन का 2.1 है, तो 0.4 का डिफरेंस है। तो वैसे केस में कटायन और अनायन बनने के चांसेस ज़्यादा हाई होंगे और इसके बनने के चांसेस कम होंगे। तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर तोड़ते हो तो नॉर्मली हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होने के चांसेस कम है, ठीक है। तो ये वर्ड लिख लो, होमोलिटिक मतलब कि फ्री रेडिकल बनाना होता है और हेट्रोलिटिक मतलब कि कटायन एंड अनायन बनाना होता है, ठीक है। ये अब हम लोग कुछ और बातें लिखते हैं। देखो हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा वैसे वैसे हाइपर कंजुगेशन बढ़ता है। तो इसमें नीचे लिखो कि लिखो एस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। हाइपर आगे लिखो हाइपर कंजुगेशन डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो चलो हमने एक क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। तो वही कि सब में आपको अल्फा हाइड्रोजन, मतलब मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, सब में आपको बताना है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन का मतलब ये कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ब्रैकेट में लिख लो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो, इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या, फाइंड द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इन द फॉलोइंग। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन आपको बताना कितने होंगे। थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है। कटाइन के राउंड भी हो सकता है। इतने करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, वही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का जो अगला वाला कार्बन होता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अरे ये अल्फा कार्बन होता है, जैसे मान लो ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, वही चाहिए होता है। अल्फा हाइड्रोजन मीन्स अगले वाले कार्बन का हाइड्रोजन। अरे जैसे नहीं था कि मान लो अगर प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन है तो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन।
तो वैसे ही इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं, अरे इसके बाद वाला होता है ही नहीं, तो यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन होगा वो होगा 0, ठीक है ही नहीं। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, तो इससे पहले वाले में देखो 3, तो यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन होगा वो होगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, तो इसकी 3 इधर 3 इधर, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन होगा वो आपके पास होगा 6, ठीक है। फॉर्मूला लिख के देखना, जहाँ पे CH2 आएगा, ये आप लोगों का काम है करके देखना, सब ट्राई करके देखना। और इधर भी देखो क्या आएगा बेटा CH2, तो जब CH2 आएगा तो देखो, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन होते हैं, अरे तभी होगा। तो ये तो डबल बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का पहला वाला कार्बन अल्फा होता है, तो ये अल्फा है। हाइड्रोजन काउंट करोगे तो यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 4, इस तरीके से काउंट करने थे। इसमें काउंट करके देखो, देखो यहाँ पे देखो 3 होंगे, अरे CH3 होगा, यहाँ पे देखो 2 होंगे, और यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही होगा, अरे ये अल्फा यही है, ठीक है। यहाँ पे 2, तो सिर्फ अल्फा पहचाने, देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा 6, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो ये कुछ ये मॉलिक्यूल था, ठीक है। तो तीनों अल्फा है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 9 हो गई है, ठीक है। कैटायन के राउंड पे हो सकता है, जैसे यहाँ पे करोगे तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, और यहाँ पे 1 भी नहीं। जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा आप करके देखना, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन 5 होगा, और इसमें तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा, तो 2 यहाँ से आएगा, अरे करके देखो, सब लोग करके देखना ये, तो 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, और 2 यहाँ से, 0, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा 7, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन होगा। तो ये क्या होंगे, ये होगा आपके पास नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब हम लोग इसमें 1-2 एग्जांपल्स और समझते हैं हाइपर कंजुगेशन के रिलेटेड, ठीक है। देखो जैसे मान लो आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, तो देखो सबसे पहले कैटायन का देखो पहला वाला अल्फा होता तो है, पर ये sp2 है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। अरे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस तो हो रहा है ना, ये तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना ये sp2 है, तो ऐसे केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। पर मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो है क्या। सपोज कर दीजिए केस है, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या चाहिए, अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये इसके साथ, मतलब देखो ये दोनों आपस में रेजोनेंस में हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में रेजोनेंस में हो सकते हैं। और ऊपर से अगर आप डबल बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये इसका अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो रेजोनेंस भी, मतलब डबल बॉन्ड से इसका रेजोनेंस है, और इससे डबल बॉन्ड का हाइपर कंजुगेशन भी है। अरे डबल बॉन्ड के बगली में तो है ना, उससे उसका हाइपर कंजुगेशन भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों एक साथ हो सकता है। अरे ऐसा कोई रूल थोड़ी ना बताया है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, या रेजोनेंस होगा तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अरे यहाँ पे sp3 कार्बन आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। हाइपर कंजुगेशन के लिए sp3 कार्बन का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे तो कोई था ही नहीं, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। पर यहाँ पे ये है, तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट डबल बॉन्ड का अगला वाला ही है, तो वो डबल बॉन्ड का अल्फा कहलाएगा। और अगर है तो हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो इसको तोड़ देते हैं, यहाँ पे H प्लस CH डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस, तो देखो कितना मस्त होगा, ये इसको और ये इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों एक साथ होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलो पहले कुछ और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग
हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। तो इन पांचों को देखो करते हैं, ठीक है। अब देखो है क्या एक्चुअल में, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो यहाँ पे नहीं हो सकता, इसमें ये है, हो सकता है, ठीक है। अब इसमें समझो, तो इसमें ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक है। क्या किसी अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है? नहीं। मैं एक को देखो देख के दिखाता हूँ ये क्या है। देखो ये जो मॉलिक्यूल, इसको देखो, ये मॉलिक्यूल ऐसा था, मतलब तीनों ऐसे मैंने दिए हैं, तो ये मॉलिक्यूल आपके पास ऐसा है, तो यहाँ पे अल्फा वाले पे कोई हाइड्रोजन नहीं, उसके आगे है, पर आगे से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो भाई चाहिए अल्फा पे, तो यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन है तो बहुत, पर हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे भी ये अल्फा है और ये अल्फा, और दोनों पे हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये अल्फा है तो इस पे हाइड्रोजन नहीं, पर इस पे गौर करो कि जैसे ये जो डबल, देखो ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में आ सकता है, और रेजोनेंस में आने के अलावा ये जो है ये इसका अगला वाला है, मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास, ये आपके पास ये sp3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखो मैं समझाता हूँ क्या होगा, अगर आप इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ पे तोड़ो, मतलब कि यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन को तोड़ दो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये इस तरीके से ये इधर और इधर, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के साथ ये हाइपर कंजुगेशन कर सकता है। ऐसा कोई रूल थोड़ी ना बताया कि सिर्फ कटायन का देखना है, हाइपर कंजुगेशन डबल बॉन्ड में भी हो सकता है। तो ये हाइपर कंजुगेशन करेगा डबल बॉन्ड के साथ और डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर लेगा, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, और अल्फा कार्बन जो होना चाहिए, अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन आपका होना चाहिए sp3, अदरवाइज हाइपर कंजुगेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये अब हम लोग इसमें कुछ चीजें और देखते हैं, तो नीचे लिखो एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन का कुछ एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। देखो जैसे रेजोनेंस जो होता था, रेजोनेंस की वजह से क्या होता था, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती थी, तो वैसे ही हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल, तीनों की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें नीचे लिखो, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल जो होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है वो, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल जो होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। वो ये बात को ध्यान रखना है। अब इसको समझते हैं, जैसे मान लो कि एल्कीन गिवन है, ठीक है, एल्कीन गिवन है, तो देखो यहाँ पे जैसे ये एल्कीन है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितना है, 0, ठीक है। तो सिंपल है, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितना होगा, 3। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितना होगा, 6, ठीक है।
और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितना होगा 9। तो देखो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये इवन कार्बोकैटायन के लिए भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कैटायन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। कैटायन वैसे भी देखो क्या होता है, बेचारा कंगाल होता है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो स्टेबल हो रहा है वो, तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना स्टेबल, तो इससे ज़्यादा स्टेबल ये, इससे ज़्यादा स्टेबल ये, ठीक है। तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते हैं जो स्टेबिलिटी होगी वो आपके पास इंक्रीज करती है, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या होता है, ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इस बात को ध्यान रखना है। हम लोगों को एक्चुअल में जहाँ पे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये चीज़ समझते हैं, इसमें नीचे लिखो, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से मतलब कि सोचने वाले रहते हैं, मतलब कई बार लोगों से मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो नीचे लिखो ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ molecule changes, so bond length and bond energy of molecule also changes। तो बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी भी चेंज होने लगता है, इसको समझते हैं। देखो पहले इन दोनों को समझ लो, ठीक है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये हमेशा 2 है, डबल बॉन्ड का, ठीक है। इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, थोड़ी देर पहले करवाया था, करवा के देखते फिर से। मैंने इसको तोड़ा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो हाइपर कंजुगेशन करवाया तो ये बनेगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। तो आप जब डबल और सिंगल का जब आप एवरेज लोगे, आप जब डबल और सिंगल का एवरेज लोगे तो एवरेज तो ऑब्वियस है कि 1 और 2 के बीच में आएगा। अरे डबल और सिंगल, तो एवरेज क्या है, ऑब्वियस है कि 1 और 2 के बीच में ही आएगा, ठीक है। ये पर हाइपर कंजुगेशन बहुत इफेक्टिव नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये डबल है और सिंगल तो 1.5। अरे देखो ऐसा है कि जहाँ पे एक बात समझो, जहाँ पे सबका ऑक्टेट पूरा है तो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं होता है। तो अगर आप इसको और इसमें कंपेयर करोगे तो ज़्यादा स्टेबल है। तो हाइपर कंजुगेशन होता है, देखो ये डबल है ये सिंगल, तो एवरेज 1 और 2 के बीच में आएगा। पर क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो आएगा पर बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं आएगा, ज़्यादा देर के लिए क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप जब इस बॉन्ड ऑर्डर को बताओगे तो ये सिंगल और डबल है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में आएगा, पर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थोड़ी देर के लिए ही आएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 के आसपास ही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये 2 से थोड़ा सा कम होगा, और ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू SC हाइपर कंजुगेशन की वजह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा था, इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर कम, तो अब इसको समझो, अगर मैंने इसको बोला 1, इसको मैंने बोला 2, तो क्या होगा, तो अगर मैं वही इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, तो मैं अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो जो 1 का लेंथ होगा वो 2 से छोटा होगा। देखो हाइपर कंजुगेशन होगा तो यहाँ पे ज्यादा देर के लिए क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। जब ज्यादा देर के लिए सिंगल मतलब भाई हाइपर कंजुगेशन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड आएगा तो एवरेज 1 और 2 के बीच में आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से गिर गया, बॉन्ड ऑर्डर गिर गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, वो कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड के अराउंड हाइपर कंजुगेशन बढ़ाओगे
तो वैसे वैसे डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ आता है। तो इसमें नीचे पहले ये एग्जांपल लिख लो, फिर नीचे लिखो एज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अराउंड डबल बॉन्ड इंक्रीजेस, number of hyperconjugation also increases, so bond order of double bond decreases and bond length increases। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन का बॉन्ड लेंथ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बॉन्ड लेंथ। तो ये ध्यान रखना कि इससे बड़ा बॉन्ड लेंथ इसका होता है। यहाँ पे तीन मतलब देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब कि 3 बार हाइपर कंजुगेशन। देखो हर बार क्या होगा, देखो 3 हाइड्रोजन है ना ये, तो हर बार एक एक हाइड्रोजन टूटता रहेगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब कि 3 हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे जैसे मान लो और बढ़ा देते हैं, तो ये डबल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ज्यादा होगा। फिर अगर आप और बढ़ा देते हो, जैसे कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो चलो कुछ इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कंपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग। तो हम लोग कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं। कंपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग। इन दोनों को भी कंपेयर करना है। तो इन पांचों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। ठीक है, आप जब हाइपर कंजुगेशन करते थे तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता था। अरे जब किया था देखो डबल बॉन्ड आया था, यहाँ पे क्या आया था? डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया था? सिंगल बॉन्ड। तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, पर भले ही थोड़ी देर के लिए आया। देखो आपने जब किया तो करके अभी तो दिखाया, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आया। तो एवरेज क्या होगा इसका? 1 और 2 के बीच में, पर डबल बॉन्ड कम टाइम के लिए आएगा तो एवरेज 1 के आसपास रहेगा। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये लिखा जाएगा 1 से बड़ा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखा जाएगा? 2 से छोटा, जस्ट 2 से छोटा, 1.9 या 1.1 समझ लो। और यहाँ पे रेजोनेंस है तो ये आपके पास एग्जैक्टली 1.5 आएगा इसका। ठीक है, एग्जैक्ट सेम। तो अब बस बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिख लेते हैं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, तो सबसे छोटा 2, फिर 5 और नहीं फिर 4, ये 1.9 के आसपास था, थोड़ा छोटा हुआ, फिर आपके पास 5, फिर 3 और फिर 1। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्डर होगा किसका? बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपेयर किया हम लोगों ने। ठीक है, इसमें हम लोग एक चलो एग्जांपल और समझते हैं। सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, तो ज्यादा टाइम के लिए सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब देखो समझो, ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, वो तो ठीक है, पर जब ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा तो ज्यादा टाइम के लिए डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड होगा, और ज्यादा टाइम के लिए सिंगल बॉन्ड होगा तो एवरेज 2 से गिरने लगेगा, बॉन्ड ऑर्डर का एवरेज गिरेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो मेनली फोकस करना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे।
ठीक है ये। तो देखो यहाँ पे 2 और 2 4, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होंगे 4। अरे 4 अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, यहाँ पे सिर्फ 2, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा 2। यहाँ पे 2 + 2 एंड 3 + 3, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा 10। यहाँ पे तो भाई रेजोनेंस है। रेजोनेंस के अलावा, रेजोनेंस तो है ही है, बहुत इफेक्टिव है हाइपर, मतलब हाइपर कंजुगेशन को रेजोनेंस से कंपेयर करना एक तरह समझ लो रेजोनेंस का इंसल्ट है। मतलब रेजोनेंस में बोलेगा भाई हाइपर कंजुगेशन से कंपेयर करके मेरा इतना इंसल्ट मत करो। तो हाइपर कंजुगेशन मतलब से बहुत पावरफुल होता है रेजोनेंस। तो यहाँ पे बहुत देर के लिए आपके पास क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, और साथ में यहाँ पे अरे डबल बॉन्ड के बगल में है ना, तो 2 मतलब यहाँ पे रेजोनेंस तो है ही है, और यहाँ पे देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन भी तो होगा ना, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन +2 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करो तो सबसे छोटा होगा 5th, हाइपर कंजुगेशन कम तो बॉन्ड लेंथ, मतलब जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे कम है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, सबसे ज़्यादा मतलब 4। रेजोनेंस कर दिया तब तो बहुत, मतलब रेजोनेंस का बहुत इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए सिंगल बॉन्ड, ज़्यादा देर के लिए सिंगल बॉन्ड, तो उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। ठीक है ये। अब इसके अलावा एक पॉइंट और समझ लेते हैं इसमें। तो एक बात ध्यान रखना है कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आप जब भी कोई बॉन्ड बनाते हो, और जैसे मान लो कि जैसे हाइड्रोजन उसके आइसोटोप होते हैं, या ऑक्सीजन के, जैसे ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप होता है, ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 18। आप जब भी कोई, इवन कार्बन में भी लोगे तो कार्बन 12 एंड कार्बन 14, तो आप जब भी कोई बॉन्ड बनाओगे तो उसमें जो हैवी आइसोटोप होता है वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू लाइटर आइसोटोप। ये बात हमेशा ट्रू रहेगी। तो इसमें नीचे लिखो heavier isotope always form stronger bond as compared to lighter isotope। तो इसका मतलब ये है कि जो CH जो बॉन्ड होता है उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है CD का। ये ध्यान रखना, ये आपको बहुत ज्यादा जगह यूज करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये ध्यान रखना। और एक मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के लिए बताया था कि स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, H और D में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये होता है। तो अब एक बात ध्यान रखना कि हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ना होता है। CD का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो जैसे मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो आपको ऐसा आ सकता है कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में कंपेयर करो। तो अब देखो है क्या कि आप जब इसमें H को तोड़ोगे तभी यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और तभी इस पे क्या होगा, ये आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, और इसमें भी वही सेम D पॉजिटिव जाएगा, और यहाँ पे वही माइनस चार्ज, और ये जो होता है फिर ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये याद रखना है कि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, किसका, CD का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा। जब बॉन्ड तोड़ना, देखो मतलब जब आप बॉन्ड को तोड़ोगे तब यहाँ पे लोन पेयर आएगा, तब हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए इसका हाइपर कंजुगेशन वीक होगा। और हाइपर कंजुगेशन वीक है तो वो मतलब कहना ये चाह रहा है सिर्फ ये बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, और नहीं तोड़ेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो स्टेबल नहीं होगा। तो अगर आप इनमें स्टेबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो इनमें जो स्टेबिलिटी होगा वो आपके पास इसका होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो इसमें नीचे लिखो CD बॉन्ड, CD मतलब कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सो हाइपर कंजुगेशन इन केस ऑफ ड्यूटेरियम इज नॉट वेरी इफेक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ड्यूटेरियम का जो हाइपर कंजुगेशन होता है ड्यूटेरियम का, वो हाइड्रोजन से वीक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये अब हाइपर कंजुगेशन ध्यान रखना वो नो बॉन्ड रेजोनेंस जैसा होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हम लोग इसमें चलो कुछ बातों को समझ लेते हैं। रेजोनेंस जैसा ही जो रहता है,
तो नीचे एक पॉइंट लिखो हाइपर कंजुगेशन इज वेरी वीक इफेक्ट एज कंपेयर टू रेजोनेंस, बट हाइपर कंजुगेशन इज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये बात को ध्यान रखना है। अब हम लोगों ने तीनों इफेक्ट कर लिए हैं। तीनों में सबसे वीक क्या होता है? इंडक्टिव। उससे वीक होता है हाइपर कंजुगेशन, सॉरी उससे स्ट्रॉन्ग होता है हाइपर कंजुगेशन, और उससे स्ट्रॉन्ग होता है रेजोनेंस। ठीक है। कार्बन आयन के केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता, ये बात को ध्यान रखना है एक्चुअल में, क्योंकि वही अनायन के केस में लोन पेयर होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने पे लोन पेयर आ नहीं पाता। मतलब देखो क्यों नहीं होता है, चलो समझ लेते हैं। लोन पेयर है तो इसको तोड़ने पे यहां पे हमको प्लस चाहिए होगा, और प्लस आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। ये मतलब हो ही नहीं सकता। तो नहीं हो सकता तो हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता, बस हो गया, खत्म। तो अनायन में हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। ठीक है। ये तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल in the increasing order of electron density. Arrange the following molecule in the increasing order of electron density on benzene ring. तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे हमें ऑर्डर लिखना है। ठीक है। ये जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ये भी उन क्वेश्चंस में जो 10 बार करवाया जाए और फिर 11वीं बार एग्जाम में आए तो बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये होगा। इसमें समझो, देखो इंडक्टिव इफेक्ट से करोगे तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से करोगे तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है। जैसे मान लो आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, आपको चीज़ों को ध्यान नहीं रहता, तो आप आंसर ये बताओगे कि ये ज़्यादा है, पर एक्चुअल में आंसर ये है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग होता है हाइपर कंजुगेशन। इसमें समझो क्या हो सकता है। तो अगर आप मान लो ये जो बॉन्ड है, अगर आप इसको तोड़ दो, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अरे डबल बॉन्ड के बगल वाले ये तो अल्फा कहलाता है, डबल बॉन्ड का अगला अल्फा कहलाता है, और इसको तोड़ने से क्या होगा, देखो रिंग पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखना कि हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है किससे इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है। ये तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। अरे पहला वाला ही होता है, आगे से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितना होगा, 2। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितना होगा, 1। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कितना है, 0। जब हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर मैंने इसको लिखा 1, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज़्यादा रिंग पे माइनस चार्ज आएगा। मतलब देखो 3 हाइड्रोजन है, तीनों एक एक करके देते रहेंगे, तो जितना ज़्यादा माइनस चार्ज होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो इसमें क्या होगा, वही जो ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बेंजीन रिंग पे, तो सबसे ज़्यादा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर आएगा। तो 1 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा और 4 में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। इस तरीके से हम लोग इसको डील करते हैं। तो हम लोगों ने मतलब भाई हाइपर कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। हम लोगों ने क्या है कि काफ़ी चीज़ों को कर लिया। हम लोगों ने पहले इंडक्टिव इफेक्ट किया, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट किया, फिर आपका हाइपर कंजुगेशन किया। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको मिला के कर लेते हैं, एक ओवरऑल लिख लेते हैं और फिर आज का लेक्चर आज खत्म करते हैं। फिर बाकी बची हुई चीज़ें, वैसे टॉपिक खत्म ही हो गया है, पर और भी जो बचा हुआ चीज़ है उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो हम लोगों ने देखो जितने भी मॉलिक्यूल लिख लिए, मतलब कर लिए,
जैसे कि इंडक्टिव में, मेसोमेरिक में या हाइपर कंजुगेशन में कोई इलेक्ट्रॉन देता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हम लोग अब ओवरऑल देखते हैं। जैसे मान लो अगर एक मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, मान लो बेंजीन समझ लो, तो बेंजीन को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसके हिसाब से मतलब ओवरऑल इफेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक ओवरऑल इफेक्ट लिखते हैं जिसका हम लोगों को आगे बहुत ही यूज पड़ेगा, मतलब सबको मिला के। ठीक है, ओवरऑल इफेक्ट कि कौन इलेक्ट्रॉन देता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब कैसा। तो सबसे मतलब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिखते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो पहले भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर मतलब भाई धीरे धीरे। तो वेरी स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप में ये सब इलेक्ट्रॉन देगा, भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब अगर आप ऐसे ग्रुप को कहीं लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, बहुत दे देगा इलेक्ट्रॉन, भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये ग्रुप क्या लगाते हैं, प्लस आई एंड प्लस एम। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें जैसे कार्बन हो गया, प्लस आई भी लगाएगा, ले जाओ, और प्लस एम ले जाओ, भर भर के इलेक्ट्रॉन ले जाओ। ठीक है, ये कुछ इस टाइप के ग्रुप। तो जो ग्रुप प्लस आई और प्लस एम दोनों लगाते ये हो गया। सेकंड, वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप नॉर्मली माइनस आई लगाएंगे और प्लस एम लगाएंगे, पर इनका जो प्लस एम होगा वो माइनस आई पे भारी पड़ेगा। इनका प्लस एम माइनस आई से ज्यादा होगा, इनका प्लस एम माइनस आई से ज्यादा होगा। जैसे नाइट्रोजन, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा एक्चुअल में। ठीक है, ये इसके अलावा कुछ और भी है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यहाँ पे, क्योंकि इधर भी जाता है तो इसका रेजोनेंस कम इफेक्टिव हो जाएगा, पर फिर भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है फिर भी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाले, और जहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन आगे साइड होंगे जो प्लस में दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर थर्ड करते हैं वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो नॉर्मली ये वो ग्रुप होंगे जो हाइपर कंजुगेशन देते हैं और प्लस आई इफेक्ट। तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं पर दोनों वीक होते हैं, तो मतलब प्लस आई या हाइपर कंजुगेशन देंगे। इसमें भी CH3 का देखो ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना लगातार ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, उससे कम CH2R, इसमें हाइपर कंजुगेशन क्योंकि ज़्यादा होता है। फिर इससे कम वही CHR2, वही प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और इससे कम CR3। ठीक है, ये आपके पास होगा। तो ये हो गया आपके पास वही मतलब कैसे वाले, ये आपके पास हो गए वीक डोनेटिंग वाले। ठीक है, ये अब इसमें देखो फोर्थ आते हैं वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो वीक विड्रॉ करते हैं उनका ऑर्डर लिखते हैं वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि माइनस आई और प्लस एम होता है, पर इनका माइनस आई इनके प्लस एम पे भारी पड़ जाता है। तो जैसे एग्जांपल लिखते हैं कि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनका माइनस, इसका माइनस है बहुत ज़्यादा होता है। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो इनका मेसोमेरिक इफेक्ट वीक होता है। देखो अलग, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये रीजन है, इनका साइज बड़ा है तो इनका मेसोमेरिक वीक होता है। तो ये ग्रुप हो गए। इसके अलावा देखो जैसे NO, तो NO क्या होता है आपको अगर याद होगा, ये प्लस एम भी देता है और माइनस एम भी देता है। तो प्लस एम माइनस एम इसका मान लो 0, तो ओवरऑल विड्रॉ करेगा तो वीक विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और ऐसे एक लास्ट में NC, तो हेलोजन, NO और NC।
तो ये सब वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा विड्रॉ नहीं करते हैं। फिर फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये -I भी लगाएंगे एंड -M, सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ विड्रॉ। ठीक है, इसके अंदर देखो दो कैटेगरी के मॉलिक्यूल आते हैं, मतलब दो कैटेगरी के मॉलिक्यूल आते हैं। पहला, एक तो वही X डबल बॉन्ड Y या फिर X ट्रिपल बॉन्ड Y। ठीक है, जो और यहाँ पे क्या होगा, ये ध्यान रखना कि जो Y की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है इसमें Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से ज़्यादा होती है। आप लोगों को 2 बार बता रखा ऑलरेडी। ऐसे मॉलिक्यूल से विड्रॉ करते हैं, इनमें मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। सबसे ऊपर ध्यान रखना NO2 है, सबके ऊपर NO2, फिर SO3H और फिर CN। देखो ट्रिपल बॉन्ड का एक ही एग्जाम्पल है CN, ये ध्यान रखना, ये 3 याद रखना है। उसके बाद होता है CHO, उसके बाद C वही कीटोन, और आगे का मतलब देखो ये 3 याद रखना, आगे का ऑर्डर याद रखना जरूरी नहीं होता, फिर भी रखना चाहो तो एल्डिहाइड होता है, फिर CHO होता है, फिर COX होता है। याद करने को वैसे ऐसे जरूरत नहीं होता, पर फिर भी अब देखना चाहो तो ये हो सकता है। इनमें भी अगर आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा एक्चुअल में। एक तो ये, और दूसरे इसके अंदर कटायन। कटायन पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है और ऊपर से बहुत ज्यादा ही -I, मतलब कटायन तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप तो कटायन। भाई कटायन लगा दिया, देखो अनायन लगा दिया तो भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा, और कटायन लगा दिया तो भर भर के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कटायन है पॉजिटिव चार्ज से बहुत इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसमें भी ऑक्सीजन वाला तो सब पे भारी, फिर उससे कम नाइट्रोजन, फिर कार्बन। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी बची हुई चीजें हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।